नमस्कार साथियों, मैं अरविंद सर अपने ज्ञान विविध के संस्कृत ऑनलाइन चैनल में मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज थोड़ा सा इशू आ रहा था कि बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सअप मैसेज कर रहे थे कि सर जो पहले जो वीडियो थे आप लाइव आए थे उसमें ना तो आप दिख रहे हो और आपके नोट से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो जो क्लासें हैं आप रिपीट ले लीजिएगा, दोबारा ले लीजिएगा। तो मैं आज फिर से हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। अपनी 3 या जो 4 क्लासें उस बोर्ड पे थी, डिजिटल बोर्ड पे, वो मैं आपको फिर से पढ़ाने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप उसे देखेंगे और उसे ज़्यादा बेटर समझने की कोशिश करेंगे और मैं भी उससे बेटर आपको दूंगा, क्योंकि देखो मेरा डिजिटल बोर्ड पे कभी काम नहीं पढ़ाया हुआ नहीं हूँ। इसी बोर्ड पे मेरी काफ़ी वर्षों का अनुभव है। तो आज हम फिर से इसी बोर्ड पे अपनी चौक और को आप अपनी कॉपी पेन ले लो, मैं चौक और मेरे बोर्ड पे अपने साथियों के साथ शुरुआत करते हैं। चलो आइए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इतिहास से। अपनी फर्स्ट क्लास में सबसे पहले अगर बात आती है तो है इतिहास। इतिहास क्या है? तो इतिहास जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस है प्लस आस, ये क्या हो गया? इतिहास। इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से घटित हुआ है। इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो हमें अपने चौथे वेद अथर्ववेद में मिलता है। ये भाई थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, किस वेद में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा गया है काफ़ी बार, और पूछ सकते हैं कि किस वेद में सबसे पहले इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। इतिहास और अपना महाभारत जो है, महाभारत और जो इतिहास विषय है इन दोनों को पंचम वेद भी कहा जाता है। अब बात आती है कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जरूरी है। एक प्रश्न उठता है, इतिहास क्यों, क्या जरूरी है इतिहास पढ़ना? देखो, एक आम नागरिक के लिए इतिहास यही है कि बीती हुई जो घटनाएं हैं वो इतिहास है, लेकिन जो प्रतियोगी छात्र है उसके लिए जानना जरूरी होता है कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों आवश्यक है, क्या इसकी भूमिका है। तो मैं बता देता हूँ। देखो, इतिहास इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि जैसे किसी तीर को छोड़ने के लिए हमें धनुष को कान के पीछे तक लाना होता है, उसी प्रकार इतिहास हमें पढ़ने के लिए जो अतीत की जो घटनाएं हैं, वर्तमान और भविष्य को जानने के लिए, इन दोनों को जानने के लिए अतीत में जाना अति आवश्यक है। जिस प्रकार हम धनुष को, तीर को छोड़ते हैं तो धनुष अपने कान के पीछे तक उसकी प्रत्यंचा जाती है, उसी प्रकार उसको आगे तक जाने में सहायक देती है। तो इन दोनों की जानकारी के लिए हमें इतिहास पढ़ना अति आवश्यक है, अतीत में जाना अत्यावश्यक है, इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास के बारे में एक हिस्टोरियन हुए हैं, एक इतिहासकार हुए हैं, जिनकी परिभाषा सबसे ज़्यादा प्रभावी मानते हैं ज़्यादातर, वो है E.H. कार। फेमस हिस्टोरियन है E.H. कार। वो एक बात कहते हैं कि इतिहास जो है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है या सेतु है। E.H. कार कहते हैं कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है या सेतु है। इसके अलावा कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, वो ये कहते हैं कि एक राजा को
समय में, पूरे दिन में कम से कम कुछ समय के लिए रोज़ इतिहास को सुनना चाहिए। ये मुख्य बातें अपनी इतिहास की है कि भी इतिहास जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस है प्लस आस, यानी निश्चित रूप से घटित हुआ है। सर्वप्रथम इतिहास का अथर्ववेद जो है अपना, उसमें सर्वप्रथम उल्लेख होता है। और महाभारत और इतिहास को हम पंचम वेद भी कहते हैं। इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये भी मैंने बताया था। इसकी एक सबसे अच्छी हिस्टोरियन की जो परिभाषा है वो ये कहते हैं कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है या सेतु है। ये थी इतिहास की बात। एक अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम, इतिहासकार हम नहीं कह सकते, राजनीतिज्ञ भी है, वो J.S. मील। देखो, उन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। उन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। बात यह है साहब सीधी सी कि J.S. मील जो है, जेम्स मील जो है, वो ये कहते हैं कि इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत है, इसको ये कहते हैं हिंदू एज या हिंदू काल। इसके बाद में मध्यकाल जो है उसको ये कहते हैं मुस्लिम एज या मुस्लिम काल। वैसे तो इसको ब्रिटिश काल कहना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश काल नहीं कहकर ये कहते हैं आधुनिक काल। वो तो आपने सुना ही होगा साहब कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अंग्रेज जो थे वो औपनिवेशिक मानसिकता से भारत आए थे, औपनिवेशिक सोच से या औपनिवेशिक मानसिकता से ये भारत आए थे। और ये कहते थे कि इतिहास जो है हमने क्रमबद्ध तरीके से, निरंतर तरीके से हमने इतिहास लिखा है। और इससे पहले प्राचीन भारत की बात करें तो कलहण जो है, राजतरंगिणी के जो लेखक है कश्मीर के, वो इतिहास को क्रमबद्ध तरीके में सबसे पहले लिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन अंग्रेज ये कहते हैं कि इतिहास को सबसे क्रमबद्ध और अच्छे तरीके से लिखने का जो अच्छा तरीका है वो हम लोगों ने किया है। ये भारत पर मानसिक गुलामी का प्रतीक है। जैसे इन्होंने ये कहा था, फूट डालो और राज करो। मानसिक गुलामी, यही मैंने अभी बताया था कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। ये चाहते थे कि फूट डालो और राज करो। इस नीति के कारण ये हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये कहा, इस प्रकार से इन्होंने इतिहास लिखा कि प्राचीन भारत को हिंदू काल और मध्यकाल को मुस्लिम काल। और ये दोनों काल जो है, यानी इन दोनों ने जो है वो क्या किया कि राजतंत्र का दौर है। इन्होंने कहा दी मोनार्की, राजतंत्र का दौर है। और राजतंत्र के दौर में ये जो शासक थे वो इन्होंने हिंसा किया है, इन्होंने हिंसा की है। यानी हिंदुओं के समय जो प्राचीन काल है उसमें हिंदू राजाओं का शासन था और मध्यकाल में मुस्लिम राजाओं का शासन था। इन्होंने आम जनता पर जो है सभी पर हिंसा किया है, लूटा है और लोगों को परेशान किया है, शासन नहीं किया है। सही तरीके से जो शासन है वो हम लोगों ने किया है। हम लंदन जैसे बड़े शहरों में रहने वाले भारत जैसे गरीब देश में आते हैं और इनको सभ्यता सिखाते हैं। हम गोरे लोग जो हैं वो काले लोगों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं। सभ्यता जो है वो हम लोगों ने सिखाई है। ये गोरे लोग जो है ये भारतीयों को या काले जो लोग हैं उनको हम सभ्य बनाने आए हैं, उनको सभ्यता सिखाने आए हैं। ये मोनार्की यानी राजतंत्र का दौर था और इन्होंने हिंसा की है, लोगों के साथ अन्याय किया है। तो ये जो काल था वो हिंदू काल था और ये काल जो था मुस्लिम काल था। इन्होंने लोगों को परेशान किया है। हम क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखते हैं, ये बात कहते हैं J.S. मील। यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अपनी उस क्लास में साहब सीधी सी बात है, समझ में नहीं आता था। मैंने खुद को, मुझे ये लगा कि हाँ क्लास में कोई दम नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा था। जब बच्चों से संवाद नहीं होता है, कमेंट नहीं आते हैं,
फिर कईयों ने व्हाट्सएप पे बोला कि सर नहीं आप वैसे जो पहले पढ़ाते थे वैसे ही आप पढ़ा दीजिएगा, इसलिए फिर मैंने ये तरीका जो है मुझे अच्छा लगा और हम वापस इसी तरीके में आ गए। अब बात करते हैं हम, देखो स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं। जेएस मेल वाली जैसी बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है भाई। ये जो पहला जो है वो है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। सीधी की सीधी अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता पर बात करते हैं तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो सभी स्टूडेंट है, साइंस बैकग्राउंड के भी है और कॉमर्स बैकग्राउंड के भी है। प्राग ऐतिहासिक काल, फिर है आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक या इतिहास। प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसमें पाषाण काल आता है, स्टोन एज जिसे हम कह सकते हैं। इसमें ना तो कोई लिपि थी ना कुछ और था, बस ऐसे ही था। तो ये जो एज है ना कोई लिपि थी, केवल पत्थर जो है वही मुख्य रूप से उपयोग में आते थे, उसकी कुल्हाड़ी वगैरह जो थे वो बने हुए थे। आधे ऐतिहासिक काल है, इसमें लिपि तो थी लेकिन पढ़ी नहीं गई। जैसे आपकी हड़प्पा सभ्यता, यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक या आधे ऐतिहासिक। तो अपनी ये हो जाएगी आधे ऐतिहासिक, क्योंकि इसमें लिपि तो थी लेकिन वो लिपि जो थी वो पढ़ी नहीं गई थी। फिर है ऐतिहासिक काल, इसमें लिपि भी है और पढ़ी भी गई है, वैदिक या इसके आगे, इसके आगे। अगर ये लिपि जिस दिन पढ़ी गई तो ये भी इतिहास में आ जाएगी या ऐतिहासिक काल में आ जाएगी, क्योंकि लिपि है अपने पास और पढ़ी भी गई है। और जो ये लिपि मानते हैं, हड़प्पा की जो लिपि है वो गोमूत्राकार या चित्राकर जो लिपि है, चित्राक्षर लिपि है, चित्रों के आकार, और ब्रुष्ट पैटर्न यानी गोमूत्र आकार की तरह है ऐसे। ऐतिहासिक काल जिसमें पाषाण काल कह सकते हैं, पाषाण काल स्टोन एज, जो आप में ना तो कोई साक्ष्य मिले हैं ना लिखित कुछ सामग्री मिली है। आधे ऐतिहासिक काल में हमें लिपि मिली है, लिखे हुई है, लेकिन उसे पढ़ी नहीं गई है, जैसे अपनी हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल, वैदिक और इसके आगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्रोतों के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं इतिहास को। ये था इतिहास की कुछ बेसिक बातें। अब 2 या 4 बात हम पहले और कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से पहले, कि देखो इतिहास में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आती है ईस्वी, एक आती है ईसा पूर्व। अंग्रेजी में ईस्वी को कहते हैं एडी और ईसा पूर्व को कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ये होता है ईसा के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं वो तो कहलाती है ईसा पूर्व, और ईसा के जन्म के बाद की घटना है वो कहलाती है ईस्वी। इसके हमें अन्य 2 नाम मिल जाते हैं। एक मिलता है BCE, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। दूसरा एक अन्य नाम है CE, कॉमन एरा। इसका अर्थ होता है इसके आसपास। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण हम ले लेते हैं अपने राजस्थान पर।
हल्दीघाटी जो युद्ध हुआ था वो होता है 1576 को। लेकिन अगर डेट की बात आती है तो कंट्रोवर्सी है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये 18 जून को हुआ था और कुछ इतिहासकार कहते हैं ये 21 जून को हुआ था। अब दोनों में मतभेद है, इसीलिए दोनों में मतभेद है। मतभेद इसलिए है कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो मानती है कि 21 जून को युद्ध हुआ था और अपने राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है वो ये कहती है कि जो युद्ध हुआ था वो 18 जून को हुआ था। और इसका अर्थ है क्योंकि इतिहास में कोई भी जो डेट होती है वो फिक्स नहीं होती कि इसी दिन हुआ था, इसलिए इसका अर्थ होता है इसके आसपास। तो 18 जून जो है वो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक मानती है, 21 जून जो है एनसीईआरटी की पुस्तक मानती है। और इसीलिए और अभी जो हाल ही में सीटेट की एग्जाम हुई थी इसका ये क्वेश्चन था कि सीई क्या है, तो सीई का अर्थ होता है कॉमन एरा और इसका अर्थ होता है इसके आसपास। ठीक है, अब काल की बात करते हैं तो इतिहास के कालों को फिर से एक व्यक्ति थे 1820 में जगन्नेस थॉमस, उन्हें त्रियुगीनी 3 तरीके से इतिहास के काल को बांटा है। पाषाण काल, फिर कांस्य काल और लोह काल। पाषाण काल, कांस्य काल ये बांटने वाले थे 1820 में, जगन्नेस थॉमसन। ये 3 भागों में इस काल को बांटते हैं, पत्थर काल, कांस्य काल और लोह काल। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल में आती है, लिपि तो हमें मिली है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। वैसे ही सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब साहब ये कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं साथियों, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा और क्रम थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सीधा का सीधा हमें क्रम पूछ लेते हैं और वहाँ पे अपना क्वेश्चन हमें वो क्वेश्चन राइट करना और वो क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। तो पाषाण काल सबसे पहले आया था, पत्थर की जो धातु है उसको ये लोग जानते थे। उसके बाद में पहली जो ज्ञात धातु है, पहली धातु हमें मिली थी तांबा। ठीक है, इस तांबे में टिन मिला दिया गया था। तो क्या बन गया, कांसा। और सिंधुवासी जो थे वो इस धातु का सर्वाधिक प्रयोग करते थे, सर्वाधिक प्रयोग करते थे। और कांस्य के बाद में आ जाता है आपका लोह युग। ये इतिहास में ये जो घटना है ये कहलाती है प्रथम ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, कई बार पूछ लेते हैं। ये जो कांस्य युगीन वाली बात है, क्योंकि तांबे में हमने टिन मिला दिया और ये बन गया कांसा, और ये घटना कहलाती है प्रथम नगरीकरण। और जब हमें लोहे का ज्ञान हो गया था वैदिक सभ्यता से आगे महाजनपद वगैरह जब आ जाते हैं उसमें, तो ये घटना इतिहास में कहलाती है द्वितीय नगरीकरण। अगर ये पूछ ले कि प्रथम नगरीकरण कौन सी है, तो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो पार्ट है, क्योंकि इसमें सबसे पहले पाषाण युग आ जाता है, पाषाण युग के बाद में ताम्र युग आ जाता है। पहली ज्ञात धातु जो थी वो तांबा थी, इसके बाद में तांबा और टिन ये दोनों मिलकर बन जाते हैं कांसा, और कांसे के बाद में लोहा हमें मिल जाता है। और सिंधु सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी और प्रथम नगरीकरण ये हम कह सकते हैं। इनको एक क्रम याद रख लीजिएगा, ताम्र और ताम्र को एक बार छोड़ दो, पाषाण, कांस्य और लोह युग ये त्रियुगीय बांटने वाले थे 1820 में जगन्नेस थॉमसन। ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इतिहास की कुछ बेसिक सी बातें थी।
अब हम जो अपने रीट का जो सिलेबस है उसके अनुसार जो पहला टॉपिक है अपना कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप एक लाइन लिख लीजिएगा कि भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व के जो जनक थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के हमें कई नाम मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं और आपका कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सबसे प्रमुख जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में हम एक देखो डायग्राम से समझ जाते हैं। पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले बात आती है खोज कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी खोज कौन करता है, कैसे होती है, कहाँ से आती है। फिर बात आती है काल, क्या समय निर्धारण था इसका, ठीक है। इसके बाद में नामकरण कि सभ्यता का नामकरण कैसे पड़ा, क्या है क्या नहीं है वो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर है इसका उद्भव, फिर विशेषता। देखो विशेषता के बाद में अपने दो पॉइंट और रह जाते हैं, वो हम आगे की 2 क्लासें हैं उनमें करेंगे। एक तो रह जाता है आपका प्रमुख स्थल, एक इसका विस्तार और तीसरा रह जाता है इसके पतन। ये मुख्य इसकी बातें जो है वो रह जाती है। खोज, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इस सभ्यता की खोज जो है वो सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय 1826 ईस्वी में एक ब्रिटिश व्यक्ति हुए थे जो पाकिस्तान का दौरा करते हैं और इस सभ्यता की उनको जानकारी मिलती है, जिनका नाम है चार्ल्स मेसन। इनकी एक पत्रिका आती है, पत्रिका का नाम है चार्ल्स मेसन ने सबसे पहली बार, अगर प्रश्न आ जाता है कई बार कि सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्ति कौन थे, और तो वो है आपके चार्ल्स मेसन। इनकी पत्रिका है नैरेटिव ऑफ जर्नी। इसके बाद में 1853 में 2 भाई होते हैं बर्टन बंधु, विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन। ये साहब होता क्या है, लाहौर से कराची के मध्य या कराची से लाहौर के मध्य सड़क बनाने का कार्य चलता रहता है। यहाँ से खुदाई की जाती है और काफ़ी ईंटें जो है वो इसमें लगा दी जाती है। जब इसमें ये ईंटें लगा दी जाती है तो इनको पता चलता है कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो था, कोई सभ्यता थी या कुछ था, इसलिए ये यहाँ से खुदाई करना शुरू करते हैं। लेकिन इनको भी सफलता नहीं मिलती है। जब सफलता नहीं मिलती है तो इनके बाद में आते हैं 1852, 1856। वैसे 3 बार आते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम, अभी मैंने बताया था कि ये भारतीय पुरातत्व के जनक भी थे। अलेक्जेंडर कनिंघम 1852, कई किताबों में आपको 53 मिल जाएगा, 53 मान लीजिएगा। 53 और 56 में यहाँ का दौरा करते हैं। ये उस समय वहाँ के हेड होते हैं, लेकिन इनको भी एक सील मिलती है, इनको भी एक सील मिलती है। वो सील जो होती है वो कुबड़दार सील होती है। ये सोचते हैं कि साहब ये विदेशी थी। बाद में जब इनको पता चलता है तो ये फिर से यहाँ दौरा करते हैं। कुल ये 3 बार यहाँ आते हैं, लेकिन इनको भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद में 1921 में सर जॉन मार्शल
इनके निर्देशन में दो भारतीय एक होते हैं दयाराम साहनी और एक होते हैं आर.डी. बनर्जी। ये 1921 में हड़प्पा का उत्खनन करते हैं। ये अगले ही वर्ष मीन्स 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करते हैं। इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। अब देखो ये थोड़ा सा आप क्रम है ये ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें गलत होने की आशंका नहीं रहनी चाहिए। तो ये आपका पूरा जो क्रम है वो आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 1826 में चार्ल्स मेसन यहाँ आते हैं, कोई सफलता नहीं मिलती है, पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा करते हैं और इनकी पत्रिका जो है नैरेटिव ऑफ जर्नीज। 1853 में कराची से लाहौर के बीच जो है वो सड़क बनाई जाती है, रेलवे लाइन बनाई जाती है और ईंटों का प्रयोग कर लिया जाता है। दो बंधु होते हैं, दोनों भाई होते हैं, विलियम बर्टन और आपके जेम्स बर्टन। उसके बाद में 1853 और 56 से 3 बार ये दौरा करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, लेकिन इनको भी पूरी सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद में सन 1921 में सर जॉन मार्शल आते हैं और इनके निर्देशन में दो भारतीय 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी और 1922 में आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई करते हैं। तो मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा अगर श्रेय आता है, क्वेश्चन आता है तो यहाँ सर जॉन मार्शल का पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी आप क्रम याद रख लीजिएगा। अब बात आती है काल की, भाई समय निर्धारण जो था वो क्या था। तो देखो जितने भी इतिहासकार हुए हैं उनमें आपसी मतभेद है, कोई फिक्स नहीं है। कुछ 3250 से 2750 ये जो सबसे मान्य मत है, इसके अलावा कुछ अलग मानते हैं। सभी के जो अपने अपने इतिहासकार हैं अपने अपने हिसाब से मत दिए थे, लेकिन इनमें जो सर्वाधिक प्रमुख और मत जो बार बार परीक्षा में आते हैं उन मतों में से हम 4 या 5 जो मुख्य रूप से हैं, जो सबसे ज़्यादा वजनदार हैं, उनकी हम यहाँ बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि मुख्य जो थे वो सर जॉन मार्शल थे, तो और इनका ही जो मत है वो सर्वाधिक वजनदार मत माना जाता है। तो जॉन मार्शल और एक है सरगोन अभिलेख, दोनों का सेम ही है। सरगोन अभिलेख के आधार पर ये मध्य एशिया का है भाई। ये इस सभ्यता का काल मानते हैं 3250 से 2750 BC। जॉन मार्शल और सरगोन अभिलेख में इसका काल मिलता है हमें 3250 से 2750। इसके बाद में D.P. अग्रवाल और एक पद्धति होती है कार्बन 14 पद्धति, जिसमें किसी भी जीवाश्म की आयु ज्ञात कर सकते हैं। C14 कार्बन 14 किसी भी जो जीवाश्म है उसकी आयु ज्ञात कर सकते हैं। उसके हिसाब से जो है वो इसका काल मानते हैं 2350 से 1750 BC। पुरानी जो NCERT है वो भी यही डेट मानती है और हमें पुरानी NCERT भी, क्योंकि कईयों में डेट क्या मिलती है, हम पुरानी ओल्ड जो NCERT है उसी का आधार मानेंगे, NCERT। तो मुख्य रूप से तो आप ये दो ही काल याद रखो, 3250 से 2750 और 2350 से 1750। लेकिन एक काल आप और लिख लीजिएगा, जो नई वाली NCERT है, न्यू NCERT है, उसके आधार पर NCERT इसका काल माना है इन्होंने 2600 से 1900 BC। जॉन मार्शल सरगोन अभिलेख मध्य एशिया का, और ये मानते हैं 3250 से 2750 BC। फिर D.P. अग्रवाल और कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति में किसी भी जो जीवाश्म है उसकी आयु ज्ञात की जाती है, वो मानते हैं। और पुरानी जो NCERT अपनी ये मानते हैं काल जो है 2350 से 1750 BC। फिर जो नई वाली NCERT है वो मानती है 2600 से 1900 BC बिफोर क्राइस्ट। अब बात आती है नामाकरण कि भाई इस सभ्यता का जो नामकरण है वो कैसे हुआ था। तो सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता था।
उसके बाद में सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसके बाद में इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता। ये नाम क्यों पड़े, थोड़ी सी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता जो पहली, सबसे पहले जो हमें जितनी भी सभ्यताएं हैं, देखो एक बार थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसको, एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है अपना भारत, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता है। इससे हम आगे चलते हैं तो आ जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आ जाती है आपकी अफ्रीका की, ये ईरान में है, आधुनिक इराक जो है ना वो। अफ्रीका में आते हैं तो यहाँ पे आ जाती है मिस्र की सभ्यता। इन सभ्यताएं जितनी भी है, अपनी सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी है, लेकिन ये सभ्यताएं जो है वो नदियों के किनारे मिली थी, और ये सभ्यता भी जो सिंधु नदी के किनारे थी, तब इस सभ्यता का नाम पड़ गया था सिंधु सभ्यता। इसके बाद में इसके कुछ जो स्थल है वो हमें सिंधु सिंधु सभ्यता को छोड़कर, सिंधु नदी को छोड़कर सरस्वती नदी के किनारे भी मिल गए थे, तब इस सभ्यता का नाम पड़ गया था सिंधु सरस्वती सभ्यता। और पहले हमने यहाँ चर्चा की थी कि 1921 में सबसे पहले सर जॉन मार्शल के निर्देशन में जो आपके दयाराम साहनी जो है 1921 में सबसे पहला जो ज्ञात स्थल है वो कौन सा था, हड़प्पा। और हड़प्पा सभ्यता के कारण इस सभ्यता का नाम जो है वो पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। सारगोन जो अभिलेख है इसमें इसको मेलुहा कहा गया है। सारगोन जो अभिलेख है मध्य एशिया का, इसमें इसे मेलुहा कहा गया। और मेलुहा जो था वो नाविकों का देश, नाविकों का देश ये भी कहा गया है। ये था सभ्यता का नामकरण। अब बात करते हैं इस सभ्यता का उद्भव। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। सभ्यता का उद्भव, किसाब सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, यहाँ सबसे पहले कौन आए थे, आर्य आए थे या कोई विदेशी जाति आई थी या क्या थे, सबके जो विद्वान हैं उन सब के जो मत हैं वो अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं विदेशी मत। देखो जितने भी विदेशी हुए हैं वो विदेशी मत को ही मान्यता दी है, जिनमें आपके हैं जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, और अपने एक भारतीय हैं डी कोसाम्बी। ये विदेशी, तीनों विदेशी और एक डी कोसाम्बी, ये कहते हैं कि साहब ये जो सभ्यता है ये सुमेरियन सभ्यता है। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो सुमेरियन लोग ही हैं जो पहले यहाँ थे फिर यहाँ आकर बस गए, सुमेरिया से भारत में आकर बस गए। कहने वाले थे जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और डी कोसाम्बी। फिर हम बात करते हैं स्थानीय मत, जो कि स्थानीय मत में अपने मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले आर.डी. बनर्जी जो साहब थे वो ये कहते हैं कि सिंधुवासी जो थे वो द्रविड़ थे। फिर टी रामचंद्र ये और एक लक्ष्मण स्वरूप ये कहते हैं कि ये आर्य थे। तो देखो विद्वानों में इसके लिए अलग अलग मतभेद है। मतभेद इसलिए है कि विदेशी जो थे वो ये कहते हैं कि जो सुमेरियन सभ्यता की थी
तो इनका तर्क, सब अपने अपने तर्क देते हैं, तर्क के आधार पर ये रिजल्ट निकल कर आता है। मुख्यतः जो आर.डी. बनर्जी वाला तर्क है ये सर्वाधिक मान्य मत माना जाता है, जिसमें ये सुमेरियन वाले ये कहते हैं कि सुमेरियन में भी ऊंचे मकान बने हुए थे, यहाँ पर भी ऊंचे मकान है। लेकिन अंत में जब ये निकल कर आता है, आपका प्रमुख मत निकल कर आता है कि वहाँ पे नालियाँ जो थी वो खुली थी, और भारत की जो सिंधु सभ्यता की अपनी जो नालियाँ थी वो काफ़ी उत्कृष्ट और अच्छी कंडीशन में थी। तो ये मत प्रभावित नहीं होता है। ये कहते हैं रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप, ये कहते हैं कि जो सिंधुवासी थे ये आर्य थे। अगर आर्य होते तो ये कहते हैं कि आर्य जो थे तो भाई ये नगरीय सभ्यता थी। फिर गांव में, क्योंकि जो शहर से गांव में व्यक्ति कैसे जाता है, गांव से शहर में चला जाता है, तो ये मत भी इतना प्रभावशाली नहीं होता है। लेकिन आर.डी. बनर्जी वाला जो मत है, वो द्रविड़ वाला जो मत है, ये सर्वाधिक मान्य मत माना जाता है। फिर हम बात करते हैं विशेषता। विशेषताओं में सबसे पहली और सबसे प्रमुख विशेषता है नगरीय सभ्यता। सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छी, सबसे बड़ी दक्षिण एशिया की प्रथम प्रमुख जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। ये कई बार प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि साहब ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी। दूसरी है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, मैंने अभी बताया था कि जो कांस्य युगीन जो सभ्यता थी वो कैसे बनी थी, अभी आपको बताया था पाषाण। पाषाण के बाद में आप पहले धातु तांबा, और तांबे में क्या मिला दिया, टिन, तब ये बन गई कांसा। और ये सिंधुवासी जो थे वो कांसे का सर्वाधिक उपयोग करते थे, तब ये सभ्यता बन गई आपकी कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। तीसरी थी शांति प्रिय सभ्यता। देखो जितनी भी सभ्यताएं हमें मिली है, जितनी भी, उसमें किसी न किसी राजनीतिक पक्ष देखो या धार्मिक पक्ष देखो, कैसे भी देखो, सब में होता क्या है, युद्ध रहता है। लेकिन इनमें युद्ध के कोई साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये शांति प्रिय, ये लोग जो थे वो काफ़ी शांति प्रिय सभ्यताएं थी। फिर इसके आगे हम बात करते हैं व्यापार प्रधान सभ्यता। व्यापार प्रधान सभ्यता, देखो व्यापार प्रधान इसलिए थी क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। व्यक्ति शहरों में जो होते हैं, जितनी भी सभ्यताएं हैं वो कृषि पर आधारित है। आज भी अगर हम बात करते हैं तो अपना भारत जो देश है, भारतवर्ष है, वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। लेकिन ये व्यापार प्रधान थी। ये व्यापार प्रधान थी इसलिए थी क्योंकि व्यापार जो है वो शहरों में होता है। शहरों का मुख्य जो होता है वो व्यापार ही होता है। इसके अभिलेख वगैरह में मेसोपोटामिया में, और व्यापार जो है वो राज्य देश में भी होते थे और देश के बाहर भी होते थे। और ये कृषि पर आधारित नहीं होकर ये पूरी की पूरी व्यापार प्रधान थी, क्योंकि शहरी जीवन में था और शहरी जीवन में व्यापार ही सर्वोपरि होता है। इसके बाद में हम मुख्य रूप से देखते हैं तो राजनीतिक, जिसका हमें अभाव मिलता है, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। तो इसमें ये जो आपके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक वाला है, ये मेंस वगैरह की जगह अगर आप तैयारी करते हो तो उस समय ये कई बार पूछ लेते हैं। इसकी चर्चा जो है हम अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए आप पहले एक बार ये नहीं समझ में आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे और कोई समस्या भी नहीं हो। अगर फिर भी आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। यहाँ तक कि अपना समझ में आ गया होगा, बाकी का हम अगली क्लास में इस पर चर्चा करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।